Hello students, I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की स्टडी कर ली। मेथड वही है, तरीका वही है। तो मुझे लगता है कि अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन जो पद होते हैं उनकी 3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब सांद्रता की 3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तृतीय कोटि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होने के लिए न्यूनतम संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। और जो चेंज है वो 3 प्रकार से हो सकता है। जैसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आपने 2 प्रकार से चेंज देखे थे, यहाँ 3 प्रकार से रिएक्शंस हो सकती हैं। एक ही रिएक्टेंट के 3 अणु हों, जैसा कि आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है। एक तो फर्स्ट केस ये हो सकता है, दो अभिकारकों में से एक के तो 2 अणु हों और दूसरों का केवल एक ही अणु प्रयुक्त हो, जैसा कि ये हो सकता है। या फिर तीनों ही 3 अभिकारक है तो तीनों के एक एक अणु अभिक्रिया में भाग ले। तो ये जो 3 तरीके हैं उस तरीके से थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस हो सकती है। तो आपको ये समझ में आया कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं और उनके 3 तरीके से किस प्रकार थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस हो सकती हैं। उनमें से बच्चों जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादा देखी जाती है या उनकी स्टडी ज़्यादा की जाती है। फर्स्ट तरह की मतलब जो तीनों अभिकारक हैं वो एक ही अणु भाग ले। अब हम देखते हैं अलग अलग तरह के थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट इक्वेशन निकाले कैसे जा सकता है। पहला है जब अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकर्मक भाग लेता है या अगर दो अलग अलग अभिकर्मक भाग ले रहे हैं तो उनकी सांद्रता जो है वो समान हो। मान लो अभिकर्मक ए है या अभिकर्मक ए बी सी कुछ भी हो, सबकी सांद्रता T इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब क्या है, ए मोल पर लीटर है। टी समय हो गया रिएक्शन को, एक्स मोल अभिक्रिया में भाग ले देते हैं तो टी समय पर जो बची हुई सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी, ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। तो जो इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे वो हम इस इक्वेशन के द्वारा दिखाएंगे। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के थ्री ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स। ये 3 बार ए माइनस एक्स आ गया। के थ्री इसलिए लिखा क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। इसको हम के थ्री ए माइनस एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं पावर 3 आ गई। इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया की जो कोटि है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 3 हो गया। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको नीचे ले आएंगे और जो टाइम की टर्म है उसे राइट हैंड साइड ले आएंगे और इक्वेशन को इस तरीके से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो 28 नंबर का आपको समीकरण मिला उसका हमने इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई। आपको ये इक्वेशन प्राप्त होने के बाद आपको क्या स्टेप करनी होती है, हमें सी जो समाकलन स्थिरांक है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू याद करनी होती है। जैसा कि आपने प्रीवियस ऑर्डर में देखा था, आपको क्या करना होता है, अगर t इज इक्वल टू ज़ीरो है तो x क्या होगा, ज़ीरो, x की वैल्यू रख देंगे और c की वैल्यू निकाल देंगे। इस तरह से सॉल्व करने पर हमें c की वैल्यू 1/2a² आई। इस c की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे। सी की वैल्यू जब इस समीकरण में रखी और इसको सॉल्व करेंगे, आप सी की वैल्यू इस समीकरण में रख दी, 1/2a² को फिर इस साइड ले जाके माइनस कर देंगे इस तरीके से और आपकी फाइनली के थ्री की वैल्यू आ गई 1/2t इंटू एक्स 2a माइनस एक्स अपॉन 2a² ब्रैकेट में a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता चल गई। ऐसा तब होगा जब सभी अभिकारकों की सांद्रता जो प्रारंभिक सांद्रता है या तो बराबर हो या एक ही अभिकारक उपस्थित हो। तो आपको जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो ये मिलेगी। अब
अभी अब हम दूसरा जो है ऑप्शन की क्या हो सकता है वो देखते हैं। यदि अभिकारक में दो अभिकारक हो, अभिक्रिया में दो रिएक्टेंट हो और उनकी प्रारंभिक सांद्रताएं क्रमशः ए और बी हो। आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में दो रिएक्टेंट हैं, ए प्लस बी, टू ट्वाइस ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इनकी जो प्रारंभिक सांद्रताएं हैं वो ए और बी मोल पर लीटर लेते हैं। अब टाइम टी पर ए तथा बी के एक्स मोल अगर रिएक्ट कर जाते हैं तो हम देखते हैं कि बची हुई सांद्रता क्या होगी। तो ए की बची हुई सांद्रता ए माइनस टू एक्स होगी और बी की बची हुई सांद्रता बी माइनस एक्स होगी। ए की बची हुई सांद्रता टू ए माइनस टू एक्स इसलिए होगी क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि रिएक्शन में जब ए के दो अनुभाग लेते हैं तब बी का एक अनुभाग लेता है। तो अगर बी का एक्स मोल भाग ले रहे हैं तो ए के ट्वाइस एक्स मोल भाग लेंगे, क्योंकि यहाँ आप दो और एक का रेशो देख रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ए में से टू एक्स मोल माइनस करेंगे जबकि बी में से एक्स मोल माइनस करेंगे। अब ये वैल्यू आप रेट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें रखेंगे। इस तरह से आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें वैल्यू रख दी ए और बी की टी टाइम पर कंसंट्रेशन की। तो फॉर्मूला आपको मिलता है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के थ्री ए माइनस एक्स की पावर टू इंटू बी माइनस एक्स। फिर वही आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको तो आप नीचे ले आएंगे और जो टाइम टर्म है उनको राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो आपको क्या फाइनली इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन। अब वही हम इस इक्वेशन को प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जब इंटीग्रेशन करा आपने तो आपको के थ्री की वैल्यू ये प्राप्त हो गई, ये के थ्री की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, हालांकि ये जो सेकंड और थर्ड जो ऑप्शंस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये कम होती है और जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वही सबसे ज़्यादा पाई जाती है और उन्हीं रिएक्शंस की स्टडी सबसे ज़्यादा की गई है। और अगर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल या सॉल्व करने के लिए भी पूछा जाता है तो जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वही ज़्यादा पूछी जाती है। हालांकि आपको सेकंड और थर्ड पॉसिबिलिटी भी पता होनी चाहिए। तो ये हो गया सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए रेट कांस्टेंट। सेकंड पॉसिबिलिटी मैं एक बार फिर बता देती हूँ, जब दो अभिकारक उपस्थित हो और दोनों की सांद्रताएं अलग अलग हो। ठीक है, अब हम लास्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं कि तीन अभिकारक उपस्थित है और तीनों की सांद्रताएं अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। इनकी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब इनकी सांद्रता स्मॉल ए बी सी मोल पर लीटर है। ठीक है, टी टाइम पर तीनों के एक्स मोल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेते हैं तो टी टाइम पर इनकी बची हुई सांद्रता क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स। इन तीनों की वैल्यू आप रख देंगे तो आपको रेट की इक्वेशन जो है वो ये मिल जाएगी। ठीक है, फिर वही आप डी एक्स के नीचे कंसंट्रेशन टर्म को ले जाइए और ऐसा करने पर आपको ये के थ्री की वैल्यू मिल जाती है थर्ड पॉसिबिलिटी के लिए। तो बच्चों अभी तक हमने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तीनों पॉसिबिलिटी के लिए रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन किया कि क्या क्या रेट कांस्टेंट आ सकते हैं। बच्चों इसमें से ये जो पॉसिबिलिटी है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद रख लेना है क्योंकि इसी से जनरली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस पॉसिबिलिटी को ही आपको मेन पॉसिबिलिटी जनरली माननी है। अब हम यूनिट देखते हैं कि जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। ए प्लस बी प्लस सी, तीन, आपको हम हर कंडीशन में जो ऑर्डर की यूनिट, जो ऑर्डर आएगा वो तीन आएगा। तो जो के थ्री की यूनिट होगी वो कंसंट्रेशन वन माइनस थ्री टाइम माइनस वन हो जाएगी। कंसंट्रेशन वन माइनस थ्री करेंगे तो कंसंट्रेशन माइनस टू टाइम माइनस वन हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन माइनस टू करेंगे तो कंसंट्रेशन की अपन ने यूनिट रखी मोल पर लीटर, इसकी पावर माइनस टू और टाइम माइनस टाइम आप किसी में भी ले सकते हैं, सेकंड में, समय में
मिनट में, घंटे में। तो आपको फाइनली ये यूनिट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की याद हो जाएगी। बच्चों जैसा कि मैं इसका शॉर्ट जो ट्रिक है वो प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो आप खुद ही जो भी ऑर्डर हो उसके अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने की कोशिश करिए। मैं एक बार फिर ये चीज़ बता देती हूँ कि अलग अलग ऑर्डर के आधार पर रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है, लेकिन जो रेट की यूनिट होती है वो हर रिएक्शन के लिए फिक्स होती है। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेट की यूनिट हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, तो ये हो गया रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, वो रिएक्शंस देखते हैं जो कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल कई गैसियस रिएक्शन है जो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल ट्वाइस NO3 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO2, ट्वाइस NO प्लस Cl2 is equal to twice NoCl, twice NO plus Br2 is equal to twice NoBr, twice NO plus H2 is equal to N2O plus H2O, twice NO plus D2 is equal to N2O plus D2O। तो ये रिएक्शन सारी गैसियस रिएक्शन है बच्चों, ये सारी गैसियस रिएक्शन है जो कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। अब हम सॉल्यूशंस में कुछ रिएक्शंस का एग्जांपल देखेंगे जो कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। एक फेमस एग्जांपल है स्टेनस क्लोराइड द्वारा फेरिक क्लोराइड का अपचयन। बच्चों इस एग्जांपल को तो आप रट लो, ये एग्जांपल काफ़ी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल के तौर पर। तो ये जो रिएक्शन है स्टेनस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की, ये बेसिकली एक रिडक्शन रिएक्शन है और ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। दूसरा एग्जांपल है मर्क्यूरी क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट की रिएक्शन, ये भी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और तीसरा एग्जांपल है साइनयूरिक एसिड का परिवर्तन, साइनिक अम्ल का साइनयूरिक अम्ल में परिवर्तन। तो ये तीन एग्जांपल है सॉल्यूशन में उन रिएक्शंस के जो कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो बच्चों ये हो गई आपकी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए यहाँ पे वो हाफ लाइफ नहीं दे रखी है, लेकिन आप हाफ लाइफ खुद निकाल सकते हैं। आप इस फॉर्मूले में रखकर आप हाफ लाइफ निकालने की कोशिश करिए। आपको क्या करना है, x की वैल्यू तो a/2 रखनी है और t की जगह t1/2 रखना है और k3 निकालना है। तो बच्चों आप इस फॉर्मूले के आधार पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालने की कोशिश करना, आपका सही आएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाफ लाइफ कैसे निकाली जाती है। तो ये तो हो गई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी के बाद हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस भी देखते हैं। बच्चों स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस बीच बीच में कई बार टर्म आ चुकी है कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत तो इससे अब तक परिचित हो चुके होंगे कि जो सूडो ऑर्डर रिएक्शन या छद्म कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती है। तो हम देखते हैं कि सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। बच्चों जो सामान्य अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम है, जिन रिएक्शंस के लिए अगर मॉलिक्युलरिटी 2 है और ऑर्डर भी 2 है तो ये सब नॉर्मल रिएक्शंस है। मॉलिक्युलरिटी 1 है और ऑर्डर भी 1 है तो ये सब नॉर्मल रिएक्शंस कहलाती है। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर अलग अलग होते हैं, जैसे कि मॉलिक्युलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर 1 है, मॉलिक्युलरिटी 3 है पर ऑर्डर 2 है। तो वो रिएक्शंस जिसमें कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर की वैल्यू एक दूसरे के समान नहीं होती है उन्हें स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहा जाता है। अब इन रिएक्शंस को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जब मिथाइल एसीटेट का हम जल अपघटन करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, ये बच्चों ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एसिड प्लस एल्कोहल। तो ये जो रिएक्शंस होती है जब इसका आपको यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी आपसे पूछी जाए तो आप दो बताएंगे, एक तो एसीटेट का मॉलिक्यूल और एक वाटर का मॉलिक्यूल। लेकिन जब इन रिएक्शंस का एक्सपेरिमेंटल अध्ययन किया गया तो देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एसीटेट की सांद्रता पर तो डिपेंड कर रहा है लेकिन वाटर की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा है। या मैं ये कहूँ कि अभिक्रिया के दौरान एसीटेट की सांद्रता तो परिवर्तित हो रही है लेकिन जो वाटर है उसकी सांद्रता
परिवर्तित नहीं होती है। तो इस अभिक्रिया के लिए जो एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर प्राप्त किया गया वो 1 आया। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी तो 2 हो गई, लेकिन ऑर्डर 1 आया, तो ये जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। चूँकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है तो इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन के दौरान चेंज इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ वाटर मेनली सॉल्वेंट का काम करता है, इसीलिए वाटर की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है और उसको ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये हो गई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके लिए जो हम रेट इक्वेशन है वो ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, बल्कि हम कौन सा रेट इक्वेशन लिखेंगे, ये वाला रेट इक्वेशन लिखेंगे। जो हाईलाइट हो रहा है वो रेट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए सही इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के आधार पे आपको समझ में आ रहा है कि जो रेट है वो सिर्फ ऐसे एस्टर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसीलिए बच्चों, जनरली जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस होती है वो इसी तरह से सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज का इन्वर्जन, सुक्रोज का जब इन्वर्जन किया जाता है डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। इस अभिक्रिया की जब स्टडी की गई, यहाँ पे इस अभिक्रिया की भी मॉलिक्युलरिटी आपको 2 दिख रही है, लेकिन अभिक्रिया की जब स्टडी की गई तो देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ सुक्रोज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो ये रिएक्शन भी सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसी तरह एसिटिक एनहाइड्रेट व एथेनॉल की क्रिया जो रिएक्शन होती है वो भी सिर्फ एसिटिक एनहाइड्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। एथेनॉल की कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान स्थिर रहती है और उसके संबंध में ऑर्डर 0 होता है। तो जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो आपको सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि इसमें क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट ऐसा होता है जिसकी कंसंट्रेशन समय के साथ रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होती है, तो उसके संबंध में जो ऑर्डर होता है वो 0 होता है। तो रिएक्शन का जो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी है उसकी वैल्यू समान नहीं आती, ऐसी रिएक्शन को सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। अब ये तो हमने थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमने रेट इक्वेशन, इंटीग्रल और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकाल ली। लेकिन मान लो हाई कोटि की और इससे ज़्यादा nth ऑर्डर की रिएक्शन आ जाए आपको, जनरली वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, पर न्यूमेरिकल में आपको इस तरह के डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे वो देखते हैं। मान लो एक अभिकारक A है जो प्रोडक्ट में बदलता है और इसके n अणु काम में आते हैं, तो आप लिख सकते हैं n A इज इक्वल टू प्रोडक्ट वही है, इसकी कंसंट्रेशन T समय पर A-X रह जाएगी। तो चूँकि इसकी पावर हमें n रखनी होगी तो फॉर्मूला हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू kn। nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट निकाल लें तो इसलिए हमें kn कहना पड़ेगा इंटू A-X की पावर n। वही A-X की जो टर्म है उसे नीचे ले जाएंगे, टाइम की टर्म इधर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने पर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। बच्चों, अब इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू कुछ भी रख दो, आपको कोई सी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। आप n की वैल्यू फर्स्ट 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। तो ये कॉमन फार्मूला है, आपको कुछ भी याद नहीं हो तो इस कॉमन फार्मूले को याद कर लीजिए। इस कॉमन फार्मूले में आप n की वैल्यू रखती जाइए और आपको किसी भी ऑर्डर के लिए आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, आप अभी ये बच्चों पूरा फार्मूला नहीं हुआ है, यह c की वैल्यू निकाली। c की वैल्यू आपको पता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, c की वैल्यू रखी। फाइनली ये जो फार्मूला है
मैंने ऊपर गलत बता दिया था। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू रखते जाइए और आप किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू जल्दी से निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आप 1 रखो, 0 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, आपको सीधे रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। आप इस तरह से इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखकर आप k की वैल्यू निकालिए, और जो प्रीवियस मेथड है जिसमें हमने एक एक करके इंटीग्रेशन किया रेट कांस्टेंट, उससे मैच करने की कोशिश करिए कि देखिए बराबर आता है कि नहीं आता है। हाँ बच्चों, एक चीज़ ये है कि n इज इक्वल टू 1 वो इस फॉर्मूले में सूट नहीं होता है। n इज इक्वल टू 1 के अलावा आप कोई सा भी वैल्यू n की रखिए, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। जिस तरह हमने nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, इसी तरह nth ऑर्डर के लिए एक ट्रिक फार्मूला जो है वो भी निकाल सकते हैं। अगर हमें हाफ लाइफ निकालनी हो तो t को तो t हाफ रख देंगे और x को a/2 रख देंगे, और इस तरह से हम t हाफ निकालेंगे। तो ये किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अगर आपको टी हाफ लगाना है तो आप सीधे ये फॉर्मूला रख सकते हैं। तो n की वैल्यू आप रखिए और टी हाफ निकाल के देखिए, और देखिए कि जो हमने डिटेल में मेथड में निकाला था उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे आपको पता चल रहा है कि जो टी हाफ होती है वो a की पावर n-1 के बराबर होती है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये हो गया आपका हाफ लाइफ, nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला हो गया इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो ये हो गया टी हाफ। अब आप बच्चों एक ये टेबल देख रहे हैं, इसमें अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म और यूनिट दे रखी है। तो के की यूनिट दे रखी है। अगर ऑर्डर ज़ीरो है तो इंटीग्रल फॉर्म के ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी होगा, और डिफरेंशियल फॉर्म डी एक्स अपॉन डी टी के ज़ीरो होगा और ये यूनिट होगी। अगर एक है तो ये डिफरेंशियल, ये इंटीग्रल फॉर्म और ये यूनिट हो जाएगी। और अगर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, उस आधार पे दोनों पॉसिबिलिटी के लिए रेट कांस्टेंट है, यूनिट सेम ही होगी चाहे कोई भी पॉसिबिलिटी हो। इसी प्रकार थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए और ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए और ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशन है, और ये इनके रेट कांस्टेंट है। तो बच्चों ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल को पूरा जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर पढ़े हैं उनको समराइज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ऑर्डर्स का स्टडी। हमने ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर देख लिए। बच्चों इन ऑर्डर से काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको इन ऑर्डर का डेरिवेशन, यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट, हाफ लाइफ, ये सब अच्छे से पढ़ना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बुक्स में दे रखे हैं। हम एक लेक्चर पूरा लेंगे, एक 2-3 लेक्चर ले लेंगे जिनमें कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने तीनों ही ऑर्डर में बीच बीच में जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी डिस्कस किए हैं। आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करिए, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल किए फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ सकता है। न्यूमेरिकल करने पर और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप सिर्फ थ्योरेटिकल ना पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा केमिकल काइनेटिक्स के लिए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस और सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।